नमस्कार, मैं सुनील पांडे WPT न्यूज़ 24 के स्पेशल शो व्यक्ति विशेष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यक्ति विशेष के आज हमारे स्पेशल शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विंध्य क्षेत्र के सीधी जिला में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाले माननीय इंजीनियर आरवी सिंह जी। आज हम जानेंगे कि वह टाइम जो 1991 का दशक, जब टेक्नोलॉजी तकनीकी शिक्षा का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था और विंध्य क्षेत्र में तो मोस्टली तब तक चीज़ें नहीं पहुंच पाई थी। उस समय पर एक बड़े शहर से इंजीनियरिंग करके और यहाँ सीधी जैसे क्षेत्र में आना और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये और आज मध्य प्रदेश के सीधी जिला में हर एक जगह अगर शिक्षा की बात करते हैं तो आपका नाम लिया जाता है। तो कैसा सफ़र रहा है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ऐसे बहुत सारे सवाल। और कुछ जब हम ग्राउंड स्तर पर विजिट करते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं आपको लेकर, शिक्षा को लेकर। ऐसे बहुत सारे सवालों में आपसे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुनील सर, जब हम विंध्य क्षेत्र की बात करते हैं और विंध्य क्षेत्र में सीधी जिला में हम विजिट करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं तो मार्केट में एक बहुत उभरा हुआ नाम आता है, वो आता है इंजीनियर आरवी सिंह जी। तो सबसे मेन चीज़ है जो हमने रिसर्च की आपके बारे में, आप इंजीनियरिंग 1997-96 के टाइम पे किए, जब इंजीनियरिंग का बहुत महत्व होता था और कहीं ना कहीं जिले से क्या प्रदेश लेवल पर गिने चुने लड़के उसमें काम करते थे, इंजीनियरिंग करते थे और कहीं ना कहीं टारगेट लेते थे कि हमको बड़े कंपनियों में अच्छे पैकेज में जाना है। तो उस टाइम पे आप सीधी जैसे क्षेत्र में आके तकनीकी शिक्षा में काम किए, तो क्या विजन था उसके पीछे? सुनील जी, जब एक छात्र जीवन की शुरुआत होती है, हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर बच्चे का एक मोटिव होता है, उसका एक सोचने का तरीका होता है। क्योंकि जीवन में हर बच्चा, जैसा आप जानते हैं कि स्कूल शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक, हर बच्चा एक इंडिविजुअल बच्चा अलग होता है, उसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, मजबूत पक्ष होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में चैलेंज को स्वीकार करना पसंद करते हैं। तो मेरा कुछ एटीट्यूड ऐसा ही रहा है कि मैंने कठिन चैलेंजों को स्वीकार करना अपने जीवन में सीखा है। क्योंकि मेरा एक एटीट्यूड है कि जब काम, जितना भी कठिन काम होता है उतना ही मुझे मजा आता है। यदि काम कमज़ोर है तो मुझे आनंद नहीं आता। ये एक सोच थी मेरे अंदर की, भावना थी, एक ऐसा मुझे लगता था कि ऐसा मेरे अंदर है। 90 की दशक की आप बात कर रहे हैं, जब मैंने शुरुआत की थी, तो 1996 में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद 2-3 महीने का कुछ जॉब किया नेटवर्किंग के क्षेत्र में। उसके बाद सीधे मैं यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे हम जब और क्षेत्रीय स्तर पे जाते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पे समझ में लोगों ने बताया कि जब स्टार्टअप हुआ तो 1-2 कंप्यूटर से आपने स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं आज पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए आप एक आइडल बने हुए हैं। वो चाहे बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन भी आपको फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और शिक्षा के क्षेत्र में तो एक अनोखा नाम आपका है ही है। तो क्या क्या चुनौती आई उस 2 कंप्यूटर से लेकर और आज आप एक आइडल बन रहे हैं बिजनेसमैनों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना? देखिए सुनील जी, ऐसा है कि जब मैंने 1914 अक्टूबर 1996 को अपने करियर की शुरुआत की थी, तो एक छोटे से प्रिंस होटल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे एक हॉल है, उस हॉल पे हमने अपना काम शुरू किया था। और शुरुआती दौर में 2 कंप्यूटर थे और उन कंप्यूटरों से हमने शिक्षा की शुरुआत की। उस समय तत्कालीन यहाँ के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय इंद्रजीत कुमार जी, स्वर्गीय, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और यहाँ के सांसद थे। उन सांसद महोदय ने और जब उद्घाटन के समय ये कहा कि मैंने अपनी आँखों से कंप्यूटर को सुना है और कानों से पहली बार देखा। इतना भाव विभोर हो गए, इतना वो हो गए कि आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि जिस संसदीय क्षेत्र का सांसद इतना भाव विभोर हो गया, उसको लगता हो कि नहीं कंप्यूटर एक अद्भुत चीज़ आ गई। तो उसकी वहाँ शुरुआत हुई। धीरे धीरे सफ़र चल निकला। शुरुआती दौर में हमारे पास 10-20 बच्चे हुए। 10-20 के बाद
कारवां बढ़ता गया, धीरे धीरे चुनौतियाँ आती गई। सबसे पहले हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दिल्ली से उसकी मान्यता ली। 1 वर्षों तक, लगभग 1-1.5 वर्षों तक वो चला। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ डिग्री डिप्लोमा को ऐसे एफिलिएटेड तरीके से लेना चाहिए, जो कि विश्वविद्यालयों ने शुरू किया था। तो माखनलाल विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र, माखनलाल एक विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता और कंप्यूटर IT के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय। उस विद्यालय से हमने 1999 में PG DCA DCA पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्रदान की और हमारे आज भी उस संस्थान का कोड है 1002। तो ये मान के चलिए कि आपको उस समय का दूसरे नंबर का केंद्र है जी पूरे मध्य प्रदेश। ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक सीधी जैसा एक पिछड़ा जिला था, जहाँ पे धन का अभाव था, गरीब बच्चे थे, इंटीरियर इलाका था, ग्रामीण परिवेश में हमारे आदिवासी बंधु क्यों आदिवासी बहुल्य जिला माना जाता है। उस समय लोगों ने शिक्षा के प्रति एक जागरूकता दिखाई। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये स्थिति कि हमारे यहाँ के निकले हुए बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देश के नामी गिरामी संस्थानों में काम कर रहे हैं, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के काम कर रहे हैं। लगभग हमारे 2-4 बच्चे हर इंडस्ट्री में, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनियों में। अभी हमारे अमित दुबे जी हैं जो होंडा आपने कंपनी सुनी है, जो 60 देशों में मोटरसाइकिल निर्माण का काम करती है, गाड़ियों का 4 व्हीलर का निर्माण काम करती है। उसके IT हेड है पूरे 60 देशों के, जिनका नोएडा में बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बच्चे काम किए। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब बच्चे आपके पास एडमिशन लेते हैं और एक छोटे से ज़िले से रहते हैं, उनको कुछ बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। जब पता नहीं होती तो जब वो काम करने आते हैं तो निश्चित तौर पे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उससे वो भागते हैं। भागने को कैसे रोकेंगे आप, एक बड़ा चैलेंज रहता है कि इनको आप कैसे बांध के रखेंगे। ऐसी टेक्निक है, इनको संघर्ष करना सिखाएंगे। मुझे याद है वो 98, 99, 2000 का दौर, जब बच्चे DCA पहली बार हमने डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया। उस पाठ्यक्रम में हमारे पास 8 बच्चे थे डिग्री कोर्स में, और उस बैच के 8 बच्चे आज अच्छी जगह में प्लेस हैं। लेकिन वो भागते थे, उनको इंग्लिश से डर लगता था, कंप्यूटर से डर लगता था, संघर्ष नहीं करना चाहता थे। जिन बच्चे जिस विषय में वो फेल होते थे बच्चे, उन्हीं विषय में उनको मास्टर बना देता था। ये एक चैलेंज होता है, देखिए उनके साथ काम करना, उनको रात्रि में अवसर देना 11-12 बजे तक। उस समय छोटी जगह थी, संस्थान हमारे लैब, कंप्यूटरों, सीमित कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटरों में उनको टाइम देना। तो जो बच्चे वास्तव में रिसर्च और अध्ययन का काम करते हैं, तो उनको रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात तक मैं समय देता था। वो इनको बाउंडेशन नहीं था कि आपके कंप्यूटर 1 घंटे के लिए मिलेगा, आपको 2 घंटे के लिए मिलेगा। यदि आप करना चाहते हैं, आप वास्तव में संघर्ष करना चाहते हैं, तो आपके लिए पूरी रात 24 घंटा सेंटर खुला हुआ है। तो इस तरह के संघर्ष के दौर को निकल के देखा है। एक और बात आई थी बीच में कि जो स्टाफ थे आपके, तो ऐसा सुनने को मिला कि दिन में बच्चों को पढ़ाते थे, फिर शाम, क्योंकि लिमिटेड कंप्यूटर थे आपके लैब में, तो शाम को फिर उसका मेंटेनेंस का काम करते थे, फिर सुबह बच्चे। बिल्कुल तो सही आपने सुना है, ऐसा था। संसाधन कम थे और उन कम संसाधनों में ज़्यादा संख्या में बच्चों को मैनेजमेंट करना भी अपना एक में बड़ा चैलेंज था। वो ज़माना था कि हम लोग सुबह 5 बजे कंप्यूटर लैब हमारी खुल जाती थी, सुबह 5 बजे खुलती थी, रात को 12-1 बजे तक चालू रहती थी। उसके बाद जो हमारे हार्डवेयर के लोग थे, उनको मैं ट्रेनिंग भी देता था, उनको सिखाता था, और वो हार्डवेयर को रिपेयर भी करते थे। कोई डिवाइस में प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, कुछ बच्चों को सॉफ्टवेयर लोडिंग सीखना है, अनलोडिंग सीखना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखना है, मेंटेनेंस सीखना है, तो सब कुछ चलता था। एक बहुत बड़ी बात होती है, जब हम किसी क्षेत्र में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपनी तो व्यक्तिगत समस्याएं रहती हैं, कुछ सामाजिक समस्याएं भी आती हैं। तो एक बहुत बड़ी बात आई है सामने कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तो स्थानीय लोग होते थे जो आपके कॉलेज के पोस्टर फाड़ दिया करते थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा होता है, देखिए ऐसे समाज में जब आप कोई ऐसा काम करने जाएंगे, जो व्यक्ति ना समझ लोग रहते हैं, जो बातों को नहीं समझते हैं, तो उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या लगा, उसको फाड़ो, निकालो, व्यवधान उत्पन्न करो। तो ये बहुत छोटी समस्या है, ये बहुत बड़ा उसके तह में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये समस्याएं सार्वभौमिक समस्याएं हैं। जब भी आप बड़ा करने जाएंगे तो आपके पास निश्चित तौर पे 4-6 ऐसे रहेंगे जो डिस्टर्ब करेंगे। ये अनंत काल से चला रहा है, ये आज का इतिहास नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। सबसे बड़ी बात स्टार्टिंग में भी हमने बताया था
अपने दर्शकों को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि विंध्य क्षेत्र का जो सीधी जिला है, यहाँ पे आप इंजीनियर आरवी सिंह जी को दादा भाई के नाम से जाना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दादा भाई। तो जानना चाहेंगे कि इंजीनियर आरवी सिंह जी दादा भाई में कब कन्वर्ट हुए और क्या लोग, किस मानसिकता से लोग ये इस नाम से आपको संबोधित करते हैं? असल में क्या है कि सुनील जी, ऐसा है कि जब यूथ आपके पास आता है, नई युवा पीढ़ी के बच्चे थे जो आते थे हमारे पास, उनको एक आत्मीयता के साथ में हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था किसी भी काम में, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर चैलेंज में उनके साथ में खड़ा रहता था। तो एक आत्मीयता उनको महसूस होती थी कि हमारे बड़े भाई की तरह है। तो ऐसे धीरे धीरे दादा भाई का नाम प्रचलित हो गया और लगभग यहाँ की यूथ जनरेशन दादा भाई कहने लगी। इसके बाद एक और बात आती है कि सुना जाता है कि 2010 से 13-14 के बीच इंजीनियर आरवी सिंह जी राजनीति में कुछ कदम रखे थे, फिर कहीं ना कहीं उससे निकल के फिर से अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, तो क्या इसमें सच्चाई है? राजनीति में राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी कभी नहीं रही। मैं आपको स्पष्ट बता दूं सुनिए कि मेरा एक सामाजिक परिदृश्य, समाज के कामों में भाग लेना, सामाजिक में जिनको ज़रूरत है, आवश्यकतामंद लोगों के साथ खड़े होना, एक मेरा आंतरिक स्वभाव है, इसको मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी कभी नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी आपने खुद ही बताया कि सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों में आप हमेशा से सहयोग करते हैं और पीछे भी हमने ग्राउंड में भी सुना कि बहुत सीधी में बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिसमें आपकी सहभागिता हमेशा से बनी रही है। बहुत सारे कार्यक्रम के आप संयोजक भी हैं सीधी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में। तो क्या लगता है सीधी का क्षेत्र जो तकनीकी शिक्षा में अच्छा कार्य कर रहा है, वो सांस्कृतिक स्तर पे कहाँ है? सीधी की बात करेंगे तो सीधी वास्तव में सिद्ध भूमि है। ये एक तपस्थली है जहाँ पे एक रिमोट और ऐसा जंगली इलाका था जहाँ ऋषि मुनि बाण भट्टे यहाँ के थे, बीरबल यहाँ के थे। यदि इसका इतिहास उठाकर देखेंगे, यहाँ पे ऐसे ही लोग पैदा हुए हैं जो तपस्वी हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने खोज की है, ऐसे ही लोग इस जिले से बिलोंग करते हैं। तो निश्चित तौर पे आप उसको ये कह सकते हैं कि यहाँ का चाहे शिक्षा का हो, साहित्य का हो, कला का हो, संस्कृत का हो, रिसर्च का हो, खनिज संपदा का हो, हर मामले में सीधी जिला वास्तव में धनी है। ये राजनीतिक कमी कहिए, राजनीतिक सोच की कमी कहिए कि आज जितना विकास सीधी का वास्तव में होना चाहिए उस रूप में सीधी का विकास नहीं हो पा रहा है। सीधी को बहुत आगे होना चाहिए। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं, इतना सुंदर जिला है, इतना प्रभावी जिला है कि जहाँ पे पर्यटन के लिए यहाँ 100 से 200 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे पर्यटन का एक लंबा कॉरिडोर विकसित किया जा सकता है, लेकिन सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही। तो एक दुर्भाग्य की बात है जिले के लिए, जबकि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला था। जब सीधी सिंगरौली मिलकर रहते थे एक साथ थे, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है और इसका वास्तव में इसके साथ न्याय नहीं हुआ, न्याय होना चाहिए। जैसे आपने अपनी बात में ये कही कि सीधी एक सिद्ध भूमि है और उस सिद्ध भूमि से हमको एक सब याद आया कि आपकी मेरे मुख्यतः जो संस्थाएं हैं 2 हैं। एक का नाम ही सिद्ध भूमि इंटरनेशनल स्कूल है और एक का नाम है टाटा कॉलेज या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दर्शकों के मन में या ग्राउंड पे जो लोग हैं उनके मन में एक और चीज़ की जानने की जिज्ञासा है। ये जो नाम 2 चुने गए, एक तो टाटा इंस्टीट्यूट तो जो टाटा वर्ल्ड है उसके पीछे क्या सोच थी, और जो सिद्ध भूमि, क्योंकि दोनों शब्द एक सारांश देते हैं। निश्चित तौर पे क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मेरा भी मूलनिवास, मेरे फादर, मेरे पेरेंटल, मेरे ग्रैंडफादर सीधी रीवा जिले में एक तिलखन गांव में एक टाटा टोला है, टाटा हुआ। तो टाटा वास्तव में उस मेरे गांव का नाम है। उस गांव के नाम से हमने इस संस्थान की स्थापना की। ये बहुत बड़ी सवाल था जब हम सर्वे किए और बोले कि सर से इंटरव्यू है। ये आपको सवाल क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब स्कूल मैंने खोलने की शुरुआत की, सोचा कि स्कूल का नाम रखा जाए, तो कई दिनों तो मैं सोचता रहा। साउथ से चलते हुए इंडिया के नॉर्थ तक मैं पहुंच गया। नॉर्थ पहुंचते मुझे दिमाग में एक बात आई कि एक उत्तराखंड प्रदेश है देश का, जिसको कि देवभूमि है। तो मैंने कहा जब उत्तराखंड देवभूमि है तो ये तो हमारा सिद्धि वाली जगह है, तो इसको हम सिद्ध भूमि क्यों न बना दें। इसलिए हमने उसको सिद्ध भूमि बना के
खो देता है। पीछे आपने बात रिपीट की कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कमियां रही हैं सीधी के डेवलपमेंट में, तो एक छोटा सा सवाल है कि आपके नज़र में जो सरकार है वो सीधी के लिए कितना काम कर चुकी है और आपके हिसाब से कितना डेवलपमेंट और होना चाहिए ताकि बच्चों को एक प्रॉपर सुविधाएं मिल सके सीधी शिक्षा के क्षेत्र में अभी देखिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकारों की मनस्थिति में ज़्यादा सरकार के ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकारों की अपनी योजनाएं होते हैं, अपने तरीके होते हैं, अपने तरह से विकास, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में होने चाहिए उन्नति रूप से वो नहीं है। भाई जैसे चिकित्सा की बात हो, चिकित्सा शिक्षा की बात हो, वही बहुत पीछे, तकनीकी शिक्षा में भी पीछे था। कुछ युवाओं ने, कुछ अच्छे लोगों ने कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, तो उसके कारण थोड़ा सा विकास हुआ है, लेकिन अभी उस रूप में शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पा रही, उस तरह से नहीं हो पा रहा है जो कि लड़ने की क्षमता हो, एक शिक्षा का हब बने, इस तरह का माहौल इस क्षेत्र में नहीं बन पा रहा है। पहले रीवा में था, रीवा में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में था, लेकिन बीच समय में शिक्षा में रीवा डल हो गया, उधर इंदौर का नाम ज़्यादा हो गया, इंदौर आगे बढ़ गया, तो निश्चित तौर पर अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सरकारों को करने की ज़रूरत है। खासकर मैं विंध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अपने नेताओं से अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। इन पे ऐसे संस्थान इस्टेब्लिश कराएं, ऐसे मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश कराएं, ऐसे संस्थान पर्यटन की यूनिवर्सिटी डेवलप कराएं। पर्यटन की एक यूनिवर्सिटी बनने का बड़ा अच्छा वो है, एक ऐसे यूनिवर्सिटी विकसित की जाए कि जो टूरिज्म पे पूरा फोकस करे, जो एक सीधी जिले में टूरिज्म यूनिवर्सिटी स्थापित की जा सकती है, क्योंकि जहाँ पे टूरिज्म के प्रैक्टिकल करने के लिए, अध्ययन के लिए 100-200 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ उनका प्रैक्टिकल अध्ययन किया जा सकता है, टूरिज्म का विकास किया जा सकता है। तो एक टूरिज्म की विश्वविद्यालय बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम बता दें दर्शकों को कि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इसके लगभग अगर हम परिधि की बात करें तो चारों साइड कहीं ना कहीं पर्यटक इस तरह आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र जो है वो जंगलों से घिरा है, हम लोग बीच में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल जैसे सर ने कहा कि ये इसमें काम करने की ज़रूरत है। एक बड़ा और कहीं ना कहीं लास्ट सवाल हमारा रहेगा आपसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे लोग हैं चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में आइडल मानते हैं, तो अगर कुछ सीधी या आपके पढ़ाए स्टूडेंट हैं वो बिजनेस करने चाहते हैं तो आप क्या उनको सलाह देंगे और क्या उनको आगे के लिए? बिजनेस करना चाहते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक चैलेंज होता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या होता है कि आप आज नई पीढ़ी के मुझे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं कि जो शॉर्ट स्पैम में आउटपुट लेना चाहते हैं, कि बहुत थोड़े से समय में चाहते हैं कि हमारे सब कुछ हमें मिल जाए, और ऐसा कोई टूल, ऐसा कोई औजार संसार में बना नहीं है जो एक निश्चित अवधि में, निश्चित समय में, बहुत कम समय में आपको सफलता दे दे। जब कोई काम शुरू करते हैं, करते रहते हैं, आपका समय गुजरता जाता है और ऐसा आपको महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन 2-6 साल 8 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा समय आता है कि वो सब कुछ देता है, सब कुछ मिलता है उससे। यदि आप डेडिकेशन, ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ काम करते हैं तो सब कुछ आपको वही देता है। कुछ अलग नहीं करना होता, छोटे छोटे काम पूरे समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। उसके लिए कुछ अलग नहीं करना, कोई अलग टूल नहीं, अलग कोई फार्मूला नहीं है, सीधा फार्मूला है, बड़ा सिंपल। मैंने जो सीखा है मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसका कोई साधारण फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला आपके लिए बड़ा कठिन होता है, वो आपको पतन की ओर ले जाता है, वो लंबे समय में आप गिरेंगे, पतन की ओर जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप शॉर्टकट फार्मूला अपनाएंगे तो शॉर्टकट योगदान है, इस पूरे जिले का योगदान है मुझे यहाँ तक लाने में, खड़ा करने में, एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा स्थापित करने के लिए समाज के छोटे छोटे लोगों ने मुझे सहयोग किया। मुझे याद है, मैं आपको छोटी सी घटना बता दूँ, हम लोग प्रचार प्रसार के लिए तब सीधी सिंगरौली जिला एक था, चितरंगी से बैढ़न जाने के लिए एक जंगली रोड थी, विराट जंगल था, यहाँ पे इतने बड़े बड़े बोल्डर हुआ करते थे, उसमें से जाना पड़ता। उस समय हम लोग के पास संसाधन नहीं थे, स्कूटर से हम लोग 3 लोग बैठ के जाते थे। यहाँ से हमने स्कूटर में तेल भराया, बाल्टी में ले ली, पॉम्पलेट लिए, रखे और चल दी। कुछ पैसे थे, 100, 200, 300 रुपये मात्र गिने चुने, तेल भरा लिया था गाड़ी, चले गए वहाँ चितरंगी में। चितरंगी से प्रचार के बाद आगे बैठन जाना, स्कूटर का टायर पंचर हुआ, दूसरा स्टेपनी चेंज की, स्टेपनी भी पंचर हुई। चितरंगी में उसके पहले हम लोग को भूख लगी थी, तो
हम लोगों ने खाना खा लिया, उसमें से 200-300 रुपए जो थे पूरा खाना खा लिया। ये याद नहीं रहा कि कुछ हो सकता है या कोई ऐसा हो सकता है। ठीक, जब पूछे तो अब कैसे हो, स्कूटर का पंचर बनेगा तो 4-5 किलोमीटर स्कूटर की स्टेपनी को लाद के जाना पड़ेगा और पंचर वहाँ बनेगा। उस समय पंचर मुझे याद है कि 5 रुपए में बन रहा था। हम लोग के पास 5 रुपए भी नहीं, तो उस 5 रुपए के लिए हम लोग आधा पौन किलोमीटर बाद कुछ कच्चे टाइप के घर थे, गए, उनसे मिले जुले, बातचीत की, परिचय हुआ, ऐसा समस्या वैसी। तो 4 व्यक्तियों ने सहयोग किया, 4 व्यक्तियों ने सहयोग किया, 3 व्यक्तियों ने 1-1 रुपए का सहयोग किया और 1 व्यक्ति ने 2 रुपए का सहयोग किया। तो इस संस्थानों को यहाँ तक पहुँचाने में उन 4 व्यक्तियों का भी योगदान है जिन्होंने 1-1 रुपए और 2 रुपए का सहयोग किया। वो समाज के ही व्यक्ति थे, बहुत कमज़ोर व्यक्ति थे, पिछले तबके के, जिनको हम कच्चे घरों में देखते हैं, वो देखते हैं। उन लोगों की इतनी बड़ी इच्छा शक्ति है कि समाज में अच्छे कार्य करने वालों के लिए वो समर्पित होकर वो भी सहयोग करना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है, इस बात को यदि आप सोचेंगे तो एक बहुत बड़ी बात है। उस समाज ने हमें यहाँ पहुँचाया, उस समाज की प्रेरणा से ऐसे लोग मिले, उन्होंने हमारे लिए सहयोग किया, उससे हमारे अंदर 4 गुना एनर्जी आ गई थी, उसके कारण हम लोग यहाँ पर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ विंध्य क्षेत्र के, सीधी जिला के, शिक्षा के क्षेत्र के आइडल दादा भाई थे, जिन्होंने एक जो स्ट्रगल की कहानी थी और सीधी में जो शिक्षा का क्षेत्र था, उसका स्तर था, उन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया। हमारे साथ आरबी दादा की बेटी बैठी हुई हैं, एक बार उनसे भी चर्चा करेंगे। अभी सुन रहे थे हमारे व्यक्ति विशेष में सीधी जिला के जो शिक्षा के क्षेत्र में एक आइडल रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र के दादा भाई इंजीनियर आरबी सिंह जी को उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को बताया, अवगत कराया क्या स्तर था 1997 में जब उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की, और आज 2024 लगा है, एक लंबा अरसा बीता, उनके बीच में क्या क्या समस्याएं आई, समाज में क्या शिक्षा का रूप था, वो सारी चीज़ें अवगत कराएं। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दादा भाई की बेटी, जो अभी बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का काम कर रही हैं। हम बात करेंगे उनसे कि जब पिताजी ऐसी स्टोरियां बताते हैं तो आपको क्या लगता है कि अभी किस स्तर पे है शिक्षा जो चल रही है? पापा ने मुझे एजुकेशन के लिए हमेशा बाहर भेजा, सबसे अच्छी पढ़ाई हो मेरी। तो अब जब मैं वापस आके सीधी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एजुकेशन मैं लेके आई हूँ वो शायद यहाँ के बच्चों को नहीं मिल रही है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को वो एजुकेशन मिले, क्योंकि मेरे पापा बहुत टाइम से इसी फील्ड में है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड आई होप कि आगे जाके गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेगी। अभी जैसे आप बाहर काम एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या लगता है कि जो शिक्षा वहाँ पे मिल रही है, आप वहाँ से ले रहे हो, और जो यहाँ के बच्चे, जो सीधी लेवल के, जो विंध्य क्षेत्र के बच्चे हैं, तो उसमें क्या क्या कहाँ कमियाँ आती हैं? कमियाँ वैसे देखा जाए तो बहुत जगह में है। अगर जब मैं स्कूल जाती हूँ, अभी जैसे मेरे इंटर्नशिप पीरियड चल रहे हैं, तो मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं वहाँ जाके बच्चों से बात करती हूँ, तो कमियाँ बच्चों के साइड से भी रहती हैं, टीचर्स के साइड से भी रहती है, और बहुत बड़ी कमी पेरेंट्स के साइड से भी रहती है। यहाँ के पेरेंट्स भी एजुकेशन को लेकर उतना बोल रहे हैं। आगे का क्या विजन है आपका? आप क्या करने वाले? इंटर्नशिप आपकी चल रही है, एजुकेशन का कंप्लीट हो गई है? 4 इयर्स का कोर्स है मेरा, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 3 इयर्स बाकी है। उसके बाद मुझे बिजनेस की फील्ड में ही जाना है, और मेरे पापा ही मेरे आइडल हैं। ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र में पिताजी काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में आपको काम करना है? नहीं, मुझे सेक्टर चेंज, क्षेत्र में सेक्टर चेंज होगा, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि रहेगा बिजनेस पार्ट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई आगे के लिए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, इसी प्रकार से हम देश प्रदेश के अन्य जगह पर व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि क्षेत्र की वो सारी चीज़ें, वो सारे व्यक्ति जो समाज को ऊपर ले जा रहे हैं, समाज को एक आईना दिखा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला संस्कृति के क्षेत्र में हो, ऐसे लोगों से हम बात करके अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाते हैं कि उनकी स्ट्रगल कहानी क्या थी और कैसे उन्होंने ग्रोथ किया और कैसे समाज में आगे बढ़े। ऐसे ही बेहतरीन कार्यक्रम के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।